का नाम है लॉज ऑफ मोशन। देखते हैं सबसे पहले मोशन क्या होता है। देखो क्या लिखा, इट इज अ फिनोमेना इन विच मोशन इज अ फिनोमेना इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन ओवर टाइम। अगर एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, एक जगह पर एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, हम उसको कह नहीं सकते कि वो मोशन में। जब हम देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट टाइम टू टाइम एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जा रहा है, वो मूव हो रहा है कंटिन्यूसली, तो जब एक ऑब्जेक्ट मूव होता है तो हम उसको बोलते हैं दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। तो टाइम टू टाइम जब एक ऑब्जेक्ट मूव होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाता है, तब हम कह सकते हैं कि दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, मोशन इज द फिनोमेना इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन ओवर टाइम। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है। क्या लिखा है आगे देखो, हम मोशन को डिस्क्राइब कैसे करते हैं। इट इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड और टाइम। इन चीज़ों में हम क्या करते हैं, मोशन को डिस्क्राइब करते हैं और डिफाइन करते हैं। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड और टाइम। इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम सबसे पहले डिस्टेंस पढ़ेंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है। फिर ये स्पीड और वेलोसिटी को हम कंपेयर करेंगे। फिर इसके बाद हम एक्सेलरेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये जितने भी सब चीज़ें हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, ये सारे के सारे टाइम से कंपेयर होंगे। इसी तरीके से हम मोशन को डिफाइन करेंगे और डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, आई होप सबको आवाज़ आ रही होगी क्लियरली और समझ में आ रहा होगा कि मोशन क्या है। मोशन क्या होता है, जब एक ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। अभी जो मोशन ऑफ द बॉडी है, इसको हम ऑब्जर्व कैसे करेंगे। हम मोशन को ऐसे ही ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं कभी भी, उसके लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए। मोशन के लिए कभी भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए। अब देखते हैं हम एक एग्जांपल से, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और इमोशन को हम स्टडी कैसे करते हैं, हम ऑब्जर्व कैसे करते हैं मोशन को। सपोज आप एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, ठीक है, रेलवे प्लेटफॉर्म पर आप खड़े और सामने से आप देख रहे हो कि एक ट्रेन जा रही है। तो जब आप रेलवे प्लेटफॉर्म से उस ट्रेन को देखते हो तो वो ट्रेन आपको आगे जाती हुई दिखती है, मतलब दैट ट्रेन इज इन मोशन। वो ट्रेन क्या है, वो मोशन में है। क्यों? क्योंकि वो टाइम टू टाइम एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जा रही है। दैट ट्रेन इज सेड टू बी इन मोशन। लेकिन अगर आप उस ट्रेन के अंदर होते और वो ट्रेन में कोई विंडो ओपन नहीं होता, तो क्या आपको पता चलता कि वो ट्रेन मूव हो रही है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे? नहीं पता चलता। इसलिए क्योंकि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो मूविंग बॉडी के अंदर ही है। तो हम अगर एक मूविंग बॉडी को देखना चाहते हैं कि वो मोशन में है, तो उस मूविंग बॉडी के बाहर आना पड़ेगा। तो जैसा कि अगर हम प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं तो वो प्लेटफॉर्म जो है वो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। हम रेफर कहाँ से कर रहे हैं, रेफरेंस क्या है हमारा, प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म के रेफरेंस से वो ट्रेन जो है वो मूव हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि वो ट्रेन जो है वो मोशन में है। अगर प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ा हूँ और एक ट्रेन रुकी हुई है, तो मैं कह सकता हूँ दैट ट्रेन इज एट रेस्ट, दैट ट्रेन इज एट रेस्ट। और वही ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म से मूव होने लगे तो मैं कह सकता हूँ कि वो ट्रेन जो है वो मोशन में आ गई। कैसे पता चला? क्योंकि मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ और मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, वो प्लेटफॉर्म। तो हम मोशन को कभी भी कैसे स्टडी करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रिलेटेड मैं आगे कुछ और एग्जांपल्स दूंगा जिसमें हम रिलेटिव मोशन को स्टडी करेंगे। ये रिलेटिव मोशन को हम अच्छे से समझेंगे आगे जाके। फिलहाल आपको इतना पता चला कि मोशन क्या है। मोशन ये होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट टाइम टू टाइम एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर जाए तो हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में। हम उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब चीज़ों से हम उसको मेजर कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट देख लो क्या है, मोशन ऑफ अ बॉडी इज ऑब्जर्व्ड बाय अटैचिंग अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू एन ऑब्जर्वर and measuring the change in position of the body
रिलेटिव टू दैट फ्रेम। हम कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे आगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रिलेटेड। फिलहाल मोशन, इस पेज पे किसी को कोई डाउट है तो पूछो, फिर आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट है तो कमेंट में पूछो। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखो, हम कोई भी चीज़ स्टडी करते हैं फिजिक्स में, तो फिजिक्स में जब हम स्टडी करते हैं और उसको मेजर करते हैं, कोई भी चीज़ को, किसी भी क्वांटिटी को अगर मेजर करते हैं हम, तो जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेजर करने के लिए दो मेथड है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। दो तरह के फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है, ठीक है, याद रखो। एक स्केलर क्वांटिटी होता है और एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो सबसे पहले हम ये स्टडी कर लेते हैं, ये समझ लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ कैसे होते हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का डिफरेंस देख लेते हैं क्या है, ठीक है। इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे और हमको क्लियरली समझ में आने लगेगा। स्केलर क्वांटिटी एग्जाम्पल से समझेंगे और फिर डेफिनेशन पे जाएंगे। देखो, एग्जाम्पल में क्या दिया है, टाइम, डिस्टेंस, मास, एरिया, डेंसिटी, टेम्परेचर, स्पीड और एनर्जी। सबसे पहले हम टाइम का एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है। जब भी हम क्लॉक या वॉच में देखते हैं या मोबाइल में देखते हैं टाइम, तो क्या हम टाइम को किसी डायरेक्शन के साथ एसोसिएट करते हैं? अगर मैं कहता हूँ कि अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 8:21 या 22 मिनट, 8:22 ये किसी डायरेक्शन में हो रहा है क्या? मैं क्या ये कह सकता हूँ कि इट इज़ 8:22 PM इन नॉर्थ डायरेक्शन? नहीं, मुझे सिर्फ इतना कहना होगा कि इट इज़ 8:22 PM। इसके साथ मुझे कोई डायरेक्शन नहीं बताना होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं मास का। सपोज मैं एक शॉप पे जाता हूँ और उस शॉप पे जाके शुगर लेता हूँ मैं, तो मैं शॉपकीपर को क्या बोलूँगा कि मुझे 2 kg शुगर चाहिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में, या फिर मैं शॉपकीपर को बोलूँगा मुझे 2 kg शुगर चाहिए। ऑब्वियसली शॉपकीपर को मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि मुझे शुगर चाहिए 2 kg और नॉर्थ डायरेक्शन में चाहिए या वेस्ट डायरेक्शन में चाहिए या राइट साइड में चाहिए, लेफ्ट साइड में। मुझे वहाँ पे कोई डायरेक्शन बताना ही नहीं है, क्योंकि ये तो मास है, मुझे बस मेजर करके उसको ले लेना है। इसके साथ कोई डायरेक्शन की ज़रूरत है क्या? इसके साथ कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखो एक और एग्जांपल टेम्परेचर का। हम जो हीट को मेजर करते हैं तो उसका एक प्रोपोर्शनल मेजर है टेम्परेचर। हम पता करते हैं टेम्परेचर से कि हीट ज़्यादा है या कम है। तो कभी हम टेम्परेचर देखते हैं, बॉडी का टेम्परेचर। सपोज हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है नॉर्मली वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो क्या मैं ये कहता हूँ कि द बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस इन लेफ्ट डायरेक्शन? नहीं, मैं बस ये कहता हूँ कि द बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस। इसके साथ मुझे कोई डायरेक्शन बताना नहीं पड़ता है।
तो जब भी हम कोई भी चीज़ को मेजर करते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं और साथ में उसके डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ हमें एक नंबर बताना पड़ता है, तो हम ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी को हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटीज़ में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब एक नंबर। जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, टाइम 8:22, 8:22, दैट 8:22 इज अ नंबर, इट इज नॉट अ डायरेक्शन। मास मैंने बताया था, शुगर का मास मैंने देखो कितना था, 2 kg था, तो दैट 2 kg इज अ मास, इट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, इट इज अ नंबर, इट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक उसी तरीके से टेम्परेचर हमने देखे थे, बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। तो 37 डिग्री सेल्सियस क्या है, 37 इज अ नंबर, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। तो ये मैग्नीट्यूड जो होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है नंबर, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, बस नंबर होगा, इसके साथ में कोई डायरेक्शन एसोसिएटेड नहीं होगा। तो ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटीज बोलेंगे। ये देखो, क्वांटिटी दैट आर फुली डिस्क्राइब्ड बाय अ मैग्नीट्यूड अलोन। इसमें हमको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तुम ही देखो ना, टाइम में कोई डायरेक्शन की ज़रूरत है, नहीं है। मास में कोई डायरेक्शन की ज़रूरत है, नहीं। टेम्परेचर में कोई डायरेक्शन की ज़रूरत है, नहीं है। आई होप ये स्केलर क्वांटिटी सबको क्लियर होगा। अभी सिर्फ स्केलर क्वांटिटी हमने पढ़े, वेक्टर क्वांटिटी नहीं पढ़े। स्केलर क्वांटिटी में किसी को कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है? किसी को डाउट है डिस्टेंस क्या है एक्सप्लेन करने बोल रहे हैं? तो अभी हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट नहीं किया। हम डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है, और ये डिस्प्लेसमेंट, ये हम स्टार्ट करेंगे अभी। इसके बाद में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट होगा। फिलहाल उसको बस एग्जाम्पल में समझ लो कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। मैं भी समझाऊंगा डिस्टेंस क्या होता है। ओके फाइन, तो अभी किसी को कोई डाउट नहीं होगा? तो डिस्टिंग्विश बिटवीन है आपका स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का। अब आते हैं वेक्टर क्वांटिटी पे।
देखो क्या लिखा है, द क्वांटिटीज that are fully described by both a magnitude and a direction. पहले एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से हम डेफिनेशन को समझेंगे क्या होता है। ये डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ये हमने नहीं पढ़े हैं, इसको छोड़ दो। फोर्स नहीं पढ़े हैं, एक्सेलरेशन मोमेंटम नहीं पढ़े, हम वेट से समझते हैं पहले। किसी भी बॉडी का जो वेट होता है ना, वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, बिकॉज अर्थ जो होता है उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं। तो हमारा जो वेट का है ना, एक डायरेक्शन होता है, वो डाउनवर्ड होता है, ये याद रखो। हम एक एग्जांपल से समझते हैं, इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस समझेंगे फिर। जिस क्वांटिटी में नंबर के साथ में अगर मैं डायरेक्शन बता दूं, वो क्वांटिटी हो जाएगी वेक्टर क्वांटिटी। और जिस क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ एक नंबर होगा, मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन नहीं होगा, वो होगी स्केलर क्वांटिटी। सपोज मैं कह रहा हूं कि अ ट्रेन इज मूविंग एट 80 मीटर पर सेकेंड। अ ट्रेन इज मूविंग एट 80 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो मैं बता रहा हूँ, जो सेंटेंस बोला हूँ, इसमें जो 80 मीटर पर सेकेंड जो भी मैंने बताया, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ना, ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ नंबर दिया हूँ। ट्रेन मूव हो रही है और मैं 80 मीटर पर सेकेंड बता दिया, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं दिया। अब देखो दूसरा एक एग्जांपल, अ ट्रेन इज मूविंग एट 80 मीटर पर सेकेंड इन वेस्ट डायरेक्शन। तो अब यहाँ पे मैं और अच्छे से डिफाइन कर दे रहा हूँ कि ट्रेन मूव तो हो रही है 80 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से, बट उसका डायरेक्शन कहाँ पर है, वेस्ट पे। तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर क्वांटिटी। आई होप दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। और कुछ एग्जांपल देखते हैं। सपोज अ कार इज मूविंग and car traveled a distance of 500 meter. A car traveled a distance of 500 meter. अब ये कौन सा क्वांटिटी हो गया? इसमें मैंने बताया हूं कि कार ने 500 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल की है, मैंने कोई डायरेक्शन नहीं बताया, तो ये हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। वही अगर मैं कहता हूं कि अ कार हैज ट्रैवल्ड 500 मीटर इन साउथ डायरेक्शन, तो जब मैं उस 500 मीटर का जो डिस्टेंस है उसके साथ में अगर एक डायरेक्शन दे देता हूं मैं, तो वो हो जाता है वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है सबको? स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का डिफरेंस सबको समझ में आया है? कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछो, और अगर डाउट नहीं है तो इसको या तो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ये डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, किसी को डाउट है? मास एंड वेट कैन बी सेम एट वन कंडीशन, देन व्हाई देयर क्वांटिटी आर डिफरेंट? नो, मास और वेट दोनों भी डिफरेंट है, मास एंड वेट सेम नहीं है, दोनों में डिफरेंस है, जो हम देखेंगे आगे चैप्टर में। मैं आगे इस चैप्टर में तुमको मास और वेट का डिफरेंस समझा दूंगा क्या होता है। फिलहाल इतना समझो, मास और वेट जो है वो डिफरेंट है। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर वेक्टर का डिफरेंस सबको समझ में आया है? कोई डाउट होगा तो पूछो, कोई डाउट नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो आगे रेफरेंस के लिए, या फिर ये वीडियो तो इस पे रह गई तो कभी भी आके देख सकते हो।
ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है? स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। यहाँ पे डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? सपोज आप अपने घर से निकल के स्कूल जाते हो, तो घर से स्कूल जाने के लिए जो आप पाथ कवर करते हो, जो भी रास्ते से जाते हो, अगर हम उस रास्ते को मेजर करेंगे, उसका जो लेंथ है हम अगर उसको मेजर करेंगे, आपके घर से आपके स्कूल तक का लेंथ मेजर करेंगे उस पाथ का, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन while going from one point to another। ये डिस्टेंस का डेफिनेशन है। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, नोट करना है नोट कर सकते हो, आपके टेक्स्ट बुक में भी है डेफिनेशन फिलहाल। डिस्टेंस क्या है? मैंने एक एग्जांपल दिया तुमको कि आप अपने घर से सुबह स्कूल के लिए निकलते हो और स्कूल जाते हो, जो रास्ते से आप जाते हो अगर उस रास्ते को हम मेजर करेंगे, उसका लेंथ मेजर करेंगे आपके घर से स्कूल तक का, द लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। देखो यही लिखा है यहाँ पे, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। देखो ना यहाँ पे बताया हूँ, इस पॉइंट से स्टार्ट किया और यहाँ पे गया, देखो ये पाथ है उसका, ऐसा इस पाथ से वो गया हुआ है, यहाँ से स्टार्ट किया हूँ ए से, कहाँ तक गया हूँ? बी तक। पाथ देखो क्या है, पाथ ये पाथ है। अगर मैं इस पाथ को मेजर करूंगा ना, तो मेजर ऑफ दिस पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। देखो द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। किसी को कोई डाउट है डिस्टेंस में? डिस्टेंस में कोई डाउट होगा तो पूछो। डिस्टेंस एक्चुअल पाथ पे ही मेजर करते हैं, जो पाथ वो बॉडी ट्रैवल करेगी। एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है जो पाथ पे ट्रैवल करके जाएगा, उसी पाथ को हम मेजर करेंगे और वो डिस्टेंस होगा। आई होप किसी को इसमें डाउट नहीं होगा। हम आगे बढ़ते हैं डिस्टेंस से। डिस्प्लेसमेंट देखते हैं क्या। The minimum distance between starting and finishing points, स्टार्ट और फिनिशिंग पॉइंट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, मिनिमम, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब ये मिनिमम डिस्टेंस कैसा हो सकता है? सपोज आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। अब आपके पास बहुत से ऑप्शन है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन तो देखो ये दिया हुआ है, जो ये वाला पाथ है। मैं और एक पाथ बना देता हूँ। ऐसे पहुंच गया। लेकिन एक और रास्ता हो सकता है, ऐसे भी जा सकता हूं मैं, या फिर ऐसे घूम के। मतलब ए से बी जाने के लिए मेरे पास बहुत से पाथ है, लेकिन ये सारे के सारे पाथ में सबसे छोटा पाथ कौन सा होगा? ये वाला देखो, सबसे स्मॉलेस्ट।
ए से बी एकदम स्ट्रेट, अगर मैं ए से बी एकदम स्ट्रेट जाता हूँ तो ये सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगा, ये सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगा स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट के बीच। इसी मिनिमम डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया सबको? तो देखो हम कोई भी पाथ इसमें से ले सकते हैं, बहुत से रास्ते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने के लिए, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने के लिए बहुत रास्ते हैं, बट जो सबसे छोटा वाला रास्ता होगा ना वो हमेशा स्ट्रेट होगा, कभी भी उसमें कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, लेफ्ट राइट कुछ नहीं, एकदम स्ट्रेट। वही सबसे छोटा वाला जो डिस्टेंस होगा, मिनिमम डिस्टेंस, उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का एक्चुअली मीनिंग ही यही होता है कि अ बॉडी मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब एक बॉडी एक पॉइंट से अनदर पॉइंट पे मूव होगी तो वो स्ट्रेट हम देखेंगे, और वो स्ट्रेट जो डिस्टेंस होगा हम उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? कोई डाउट है किसी को? तुम्हारा स्कूल का एग्जाम्पल ले लो। तुम्हारे घर से तुम्हारे स्कूल जाने के लिए एक से ज्यादा रास्ते होंगे, कोई पाथ छोटा पड़ता होगा, कोई पाथ लंबा, लेकिन जो सबसे छोटा पाथ होगा ना वो स्कूल और घर के बीच में एकदम स्ट्रेट पाथ होगा। हालांकि वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बीच में बहुत सी चीजें होंगी, बिल्डिंग्स होंगी या कुछ भी हो सकता है ऑब्स्टेकल, बट सबसे स्मॉलेस्ट पाथ जो होगा तुम्हारे घर और स्कूल के बीच में, वो तुम्हारे घर से स्कूल स्ट्रेट होगा। दैट मिनिमम डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। किसी को भी कोई डाउट है डिस्प्लेसमेंट में? डाउट पूछो। ठीक है, फिर से आते हैं डिस्टेंस वाले एग्जाम्पल। देखो मैंने बताया था ना ये पाथ कवर कर रहा है बॉडी, ये वाला। अगर ये पाथ कवर नहीं करता और ये स्ट्रेट जाता तो ये जो स्ट्रेट जाता है ये उसका मिनिमम डिस्टेंस होता ना, हम उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से यहाँ जाने के लिए देखो एक और रास्ता है, इधर से इधर जाने के लिए ऐसे भी जा सकते हैं, कैसे भी जा सकता हूँ, पर जब मैं स्ट्रेट जाता हूँ उस डायरेक्शन में तो वो मिनिमम डिस्टेंस कवर करता हूँ मैं, और उसी मिनिमम डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। उसी मिनिमम डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अभी और कंपेयर करेंगे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, दो और एग्जांपल देखते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। चलो देखते हैं।
आपको ना पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, ठीक है। पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है और अलग अलग पर्सन्स हैं, यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं जो पॉइंट ए से बी पे जाना चाहते हैं। तो रेड वाला पर्सन जो है ना वो ऐसे जा रहा है, देखो ये रेड वाला मार्क, ठीक है। इसके बाद में आता है ब्लू वाला। ब्लू वाला पहले अप गया, फिर राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर राइट लिया, और ऐसे ऐसे करते 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 देखो ये कहाँ पहुंच गया, उसी डायरेक्शन में बी पर आ गया। इसके बाद आता है येलो वाला। येलो वाले ने सबसे पहले राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर राइट, लेफ्ट और स्ट्रेट जाके वो बी पे पहुंच गया। लेकिन एक ग्रीन वाला पर्सन जो है, जो ग्रीन पाथ अक्वायर कर रहा है, वो ग्रीन वाला क्या किया, वो स्ट्रेट चला गया। अब देखो सबसे पहले वही पहुंचेगा क्योंकि सबसे कम डिस्टेंस कौन ट्रैवल कर रहा है, जो ग्रीन वाला। ये जो ग्रीन वाला है ना, ये सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। अब तुम देखो ये रेड वाले का डिस्टेंस देखो, यहां से यहां पहुंचा है और यहां से यहां। येलो वाले ने देखो इधर से इधर गया पूरा। ब्लू वाला तो पूरा जिगजैग पाथ ट्रैवल करके गया, लेकिन ग्रीन वाला स्ट्रेट पाथ ट्रैवल करके गया। इसमें कोई करेक्ट या रॉन्ग नहीं है, करेक्ट या इनकरेक्ट कोई नहीं है, सबने अपना अपना पाथ लिए, सबका अपना अपना पाथ है। लेकिन सबका जो सबसे स्मॉलेस्ट पाथ है ना, वो ग्रीन वाले का है। अब देखो सबका डिस्टेंस डिफरेंट है। इसने देखो अलग डिफरेंट, इसका डिस्टेंस अलग होगा, इसका डिस्टेंस अलग होगा, इसका डिस्टेंस अलग होगा। इस सारे के सारे जो चारों हैं सबका डिस्टेंस डिफरेंट होगा। दे ट्रैवल्ड डिफरेंट डिस्टेंसेस व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, बट इन सब का डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो सेम है। इन सारे के सारे पर्सन का डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो सेम होगा, क्योंकि सबकी सब देखो ए से शुरू किए और पहुंचे कहां पर, एट द एंड बी पर। तो ए से बी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो बस ये देखो, ये स्ट्रेट ए से बी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये स्ट्रेट वाला होगा। तो एट द एंड ए से चार लोगों ने शुरू किए, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, चारों ने, लेकिन एट द एंड पहुंचे कहां पे, बी। तो किसी ने ये पाथ अपनाया, किसी ने जिगजैग, किसी ने ये पाथ, और कोई स्ट्रेट चला गया, लेकिन पहुंचे एट द एंड एक ही जगह पर। तो सबका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, सेम। डिस्टेंस क्या हुआ, डिफरेंट हुआ, ठीक है। देखो एक्चुअल पाथ मेजर करेंगे, डिस्टेंस का मेथड वो क्या था, डेफिनेशन, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। तो एक्चुअल पाथ देखो क्या है यहाँ पे, देखो इसका एक्चुअल पाथ ये, इसका लेंथ ज्यादा होगा, इसका लेंथ तो उससे भी ज्यादा होगा, और इसका लेंथ भी डिफरेंट होगा। तो सबका लेंथ डिफरेंट है और इसका लेंथ भी डिफरेंट है, बट ये जो लेंथ आया ये मिनिमम है। तो सबका डिस्प्लेसमेंट सेम हो गया, बट डिस्टेंस डिफरेंट हुआ। क्लियर है सबको? अब ये वाले एग्जांपल से देखो, एक पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है। एक पर्सन है, देखो ये वाला पाथ ले रहा है, ये वाला, और दूसरा पर्सन जो है वो ये स्ट्रेट पाथ से जा रहा है, ठीक है। अब दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो डिफरेंट होगा। देखो एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय दिस पर्सन इज, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय दिस पर्सन इज दिस, ठीक है। तो उसका डिस्टेंस ये होगा, ठीक है, उसका डिस्टेंस
क्या होगा, ये पाथ को हम मेजर करेंगे। वेरएज अगर हम स्ट्रेट जाते हैं तो ये वाला पाथ का जो डिस्टेंस होगा वो सबसे शॉर्टेस्ट होगा, और अब हम उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम देखें कि अगर हम इस पाथ से जाएं, हम ये पाथ से जाएं, या फिर कोई भी ऐसे रैंडम पाथ से जाए, या फिर मैं पूरा ऐसा घूमता हूँ, यहाँ से इधर से आता हूँ, यहाँ से और फिर यहाँ पे आता हूँ, कहीं से भी आऊँ, मेरा डिस्प्लेसमेंट जो होगा बस वो इतना ही होगा, क्योंकि मैं एक्चुअली ए से बी पहुँचा हूँ। फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ से होके गया, मेरा डिस्प्लेसमेंट बस यही होगा। हाँ, मेरा डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाएगा, जितना दूर, जितना लॉन्ग पाथ मैं ट्रैवल करूंगा उतना ज़्यादा मेरा डिस्टेंस होगा। किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकता है। डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ये फिनिशिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट को हम ले लेते हैं यहाँ पे ए, फिनिशिंग पॉइंट को हम ले लेते, मिडिल पॉइंट को यहाँ पे बी ले लेते हैं, और फिनिश पॉइंट जो हमारा वो हो जाएगा सी। ठीक है, अब देखो ये पर्सन है, इस पर्सन ने ए से स्टार्ट किया और उसको जाना है सी तक। उसने ये पाथ एक्वायर किया, पहले वो ए से बी गया, फिर वो जाता है बी से सी। जब वो ए से बी जाता है और बी से सी जाता है तो उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, उसका डिस्टेंस यहाँ पे देख लेते हैं। क्या होगा डिस्टेंस, देखो वो कहाँ से कहाँ गया, ए से बी और बी से सी। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट पर्सन इज ए बी, क्योंकि वो पहले ए से बी गया, प्लस फिर जाता है वो बी से सी, तो ए बी प्लस बी सी। वही अगर उसका डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, ये हो गया उसका डिस्टेंस। वही अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें तो क्या होगा, एक्चुअली वो ए से बी गया, बी से सी गया, ए से बी और बी से सी गया, बट वो हम एक्चुअल में देखें तो वो कहाँ से कहाँ गया, वो ए से सी गया। उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, पहले वो ए पे था, अब वो कहाँ पर है, सी। स्टार्ट कहाँ से किया, ए से, फिनिश कहाँ पे किया, सी पे, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ए सी। ठीक है, किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकता है। यहाँ पे डिस्टेंस हो गया देखो ए बी प्लस बी सी, और डिस्प्लेसमेंट हो गया ए सी। किसी को कोई डाउट है पूछो। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट्स मैंने अभी पढ़ाया नहीं हो, उसका यूनिट्स क्या है वो हम देखेंगे। फिलहाल अभी इतना ही देखो, क्या यूनिट है, हम उसको कैसे मेजर करते हैं, किस क्वांटिटी में, वो हम देखेंगे। फिलहाल इतना देखो, अभी कोई डाउट होगा तो पूछो।
ठीक है, इसमें हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये तुमको सॉल्व करना होगा। इस पर्सन को जाना है ए से सी, बट वो कौन से पाथ से जा रहा है? ए से बी, बी से सी। मान लो कि ए से बी का डिस्टेंस है 3 और बी से सी का डिस्टेंस है 4। अब आप मुझको बताओगे कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। कमेंट में इसका आंसर लिखो अभी। उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, बताओ। हिंट दे देता हूँ यहाँ पे। आपने पाइथागोरस थ्योरम किए हो मैथ्स में, तो मैं हिंट दे दिया। पाइथागोरस थ्योरम आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों लिखो, कमेंट में दोनों लिखो साथ में। व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आंसर है डिस्टेंस ट्रैवल्ड by the person is AB plus BC, that would be equal to 3 plus 4, कितना होगा 7। whereas डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो A से C होगा। अब ये A से C हम कैसे देखेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या मिलेगा हमको? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, that would be 9 plus 16,
बट पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं तो वो किस में होगा, स्क्वायर रूट में होगा। दैट वुड बी स्क्वायर रूट ऑफ 25, so the displacement is 5। तो ये है आंसर, डिस्टेंस का आंसर है 7 और डिस्प्लेसमेंट है 5। तो देख सकते हो आप लोग, इस पर्सन ने ए से बी, बी से सी गया, इसका जो पाथ है ये 7 हो गया, पर इस डिस्प्लेसमेंट देख सकते हो 5 हुआ। तो देख सकते हो ये मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम। अब ए से सी के बीच में 5 से कम डिस्टेंस नहीं हो सकता, क्योंकि ये मिनिमम है ऑलरेडी, इससे कम नहीं होगा। ठीक है, आई होप सबको ये क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इस चैप्टर में स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला, वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला, स्पीड और वेलोसिटी का हम कंपैरिजन देखेंगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन। ठीक है, और आगे चैप्टर देखते जाएंगे क्या क्या। फिलहाल आज क्या क्या हमने पढ़े वो देखो। मोशन क्या होता है? What is motion? When an object changes its position over time। अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और वो कुछ समय बाद यहाँ पे आ गया, तो जब वो यहाँ से यहाँ जाता है तो हम कह सकते हैं कि दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। वो ऑब्जेक्ट क्या है? वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है, हम मोशन को डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड और टाइम। तो अब तक हमने देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देख लिए। हम नेक्स्ट लेक्चर में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड और बाकी चीजें देखेंगे। फिलहाल हमको इतना पता चल गया डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। फिर हमने देखे थे मोशन ऑफ बॉडी। हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं, इसको थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। मैंने बोला था एक एग्जांपल से समझेंगे हम। तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं रिलेटिव मोशन क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, सामने से ट्रेन जा रही है, आप खुद के लिए बॉडी एट रेस्ट हो, मतलब आप स्टेशनरी हो, रुके हुए हो एक जगह पर, लेकिन वो जो ट्रेन है वो आपके लिए मूव होती हुई दिख रही है। दैट ट्रेन इज इन मोशन। वही अगर एक पर्सन है, वो ट्रेन के अंदर बैठा है और विंडो से आपको देख रहा है, तो आपको वो ट्रेन आगे जाते हुए दिखाई दे रही है, बट उस ट्रेन में बैठे पर्सन को वो जो स्टेशन का प्लेटफॉर्म है वो पीछे जाता हुआ नजर आ रहा है। इसको हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन को नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से समझेंगे। फिलहाल रिलेटिव मोशन इस तरीके से होता है कि हम देखते हैं कि जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है वो कहाँ पर है। अगर आपको ट्रेन का मोशन स्टडी करना है तो ट्रेन के बाहर आके देखना पड़ेगा। तो आप ट्रेन के अंदर होगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ट्रेन मूव हो रही है या नहीं, किस डायरेक्शन में मूव हो रही है। अगर आप ट्रेन में हो, विंडोज क्लोज्ड है और आप बाहर बिल्कुल नहीं देख सकते हो, आपको पता ही नहीं चलेगा ट्रेन बंद है, चालू है, किस डायरेक्शन में मूव हो रही है। तो उसको स्टडी करने के लिए आपको उस ट्रेन के बाहर आना पड़ेगा। तो जब आप बाहर आते हो, एक पॉइंट पे आते हो और उस पॉइंट पे आके जब उस पॉइंट से आप देखते हो ट्रेन को आगे जाते हुए,
वो पॉइंट आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। वेरएज ट्रेन के अंदर जो बैठा हुआ पर्सन है, अगर मैं विंडो ओपन कर दूं और वो बाहर देखता है तो उसको रोड्स और हर एक चीज पीछे जाती हुई नजर आएगी। उसको लगेगा कि वो बाकी चीजें मोशन में है, बट एक्चुअली वो मोशन में है। तो वो मोशन में है या बाकी चीजें मोशन में? ट्रेन में बैठा बंदा कह रहा है कि बाकी चीजें पीछे जा रही है, लेकिन जो बाहर लोग खड़े हैं वो कहते हैं कि ट्रेन आगे जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों भी मोशन में है, ट्रेन भी आगे जा रही है और ट्रेन जब आगे जा रही है तो कहीं ना कहीं बाकी चीजें पीछे कर रही है। तो इट इज अ रिलेटिव मोशन। इस रिलेटिव मोशन को और अच्छे से हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, जब दो ट्रेन हम चलाएंगे और दोनों ट्रेन की हम स्पीड को कंपेयर करेंगे। एक ट्रेन स्लो होगी, एक ट्रेन फास्ट होगी, और फिर एक टाइम आएगा दोनों भी ट्रेन सेम स्पीड से चलेगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम रिलेटिव मोशन को स्टडी करेंगे। आई होप फ्रेम ऑफ रेफरेंस सबको समझ में आया होगा। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? किसी को भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डाउट है तो पूछो। किसी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डाउट है क्या? तो पूछो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं, चलो, बहुत अच्छा एग्जांपल है। अभी आप अर्थ पे हो, ठीक है? हम सुबह देखते हैं सूरज निकल आता है, शाम तक वापस चला जाता है, और फिर शाम में देखते हैं चांद निकल आता है और वो भी जाता है। तो हमको ऐसा लगता है कि ये जो सन है और ये मून है, ये मूव हो रहे हैं। हम मूव नहीं हो रहे हैं, हम तो बस जगह पर हैं, एक ही जगह पे रुके हुए हैं। लेकिन ये सन और मून जो है ये मोशन कर रहे हैं, ये मूव हो रहे हैं। अब तुम अर्थ के बाहर निकल आओ और मून पे चले जाओ। तो आप मून पे जब जाओगे ना तो आपको समझ में आएगा कि अरे मून रुका हुआ है, अर्थ मूव हो रहा है। इसी को बोलते हैं रिलेटिव मोशन। मैं फिर से समझाता हूँ। आप अर्थ पे हो, आपको लगता है कि सन और मून मोशन में है, पर आप अर्थ से निकल के अगर मून पे जाते हो तो आपको लगेगा कि अर्थ जो है वो भी मोशन में है और मून रुका हुआ है। तो आप जिस ऑब्जेक्ट को अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हो, हम उसको बॉडी एट रेस्ट कंसीडर कर लेते हैं और फिर दूसरी बॉडी का मोशन हम स्टडी करते हैं। दिस इज हाउ रिलेटिव मोशन इज स्टडीड। और अगर हम देखें तो हमारा अर्थ भी मूव हो रहा है, मून भी मूव हो रहा है, सन भी मूव हो रहा है। ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो हो रहे हैं वो मूव हो रहे हैं, अपनी जगह पे मोशन में है। अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो और उस प्लेटफॉर्म से गाड़ी निकल के आगे चली गई ट्रेन, तो आप कह रहे हो ना कि वो ट्रेन जो है वो मोशन में, बट एक्चुअली आप भी मोशन में हो, क्योंकि कहीं ना कहीं अर्थ भी रोटेट हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, आप भी मोशन में हो। बट आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या माना? उस प्लेटफॉर्म को। तो वो प्लेटफॉर्म को हम बॉडी एट रेस्ट मान लेते हैं, और उसके अलावा जो भी बॉडी होगी हम उसको स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या देखे थे? फिजिकल क्वांटिटी में स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। जिस क्वांटिटी में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं, जैसे अभी टाइम हो रहा है 9:08, इसके साथ मुझे डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, मतलब ये कौन सा क्वांटिटी हो गया? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है? वेक्टर क्वांटिटी, मैं कह रहा हूं कि द ट्रेन इज मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन, ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। मैं ट्रेन मूव होते हुए बता रहा हूं, लेकिन उसके साथ में डायरेक्शन भी बता दिया, अब वो हो गया वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। हम देखे थे डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। मान लो मुझे यहाँ से नहीं जाना है, मुझे ऐसे ऐसे जाना है, तो मेरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये वाला मेरा डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट्स। ये देखो, ये सबसे मिनिमम डिस्टेंस है। इससे छोटा डिस्टेंस तुम बता सकते हो क्या? कोई नहीं बता पाएगा इससे छोटा डिस्टेंस। स्ट्रेट लाइन से छोटा डिस्टेंस नहीं होगा, और उसी स्ट्रेट लाइन वाले डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट।